हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। मतलब क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है? सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब के बारे में मैंने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे लवक के बारे में, लवक और लाइसोसोम। आज हम दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा आपका क्या? प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब जिसको हम बोलते हैं लवक, हिंदी में बोलेंगे लवक। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में। तो इसमें आज का मेरा पहला टॉपिक क्या है? प्लास्टिड। अब देखिए ये जो प्लास्टिड है, ठीक है, अब प्लास्टिड क्या होते हैं? ये जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स मतलब ये सिर्फ पेड़ में, पौधों में और एल्गी, इसमें ये आपको दिखाई देंगे। मतलब प्लास्टिड कहाँ उपस्थित होते हैं? प्लांट में और एल्गी में। अब जो एनिमल सेल होते हैं उसमें ये अनुपस्थित होते हैं। मतलब एनिमल सेल की बात करें तो उसमें आपको प्लास्टिड नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि अब देखिए जो पौधे होते हैं, आप जानते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें एक प्रकार का प्लास्टिड जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एनिमल में क्या होता है? नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। फिर उसकी बात करें प्लास्टिड की, तो अब देखिए प्लास्टिड किसका बना होता है? तो प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ द प्लांट एंड एल्गी। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? प्लास्टिड कहाँ कहाँ पाया जाएगा? पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली से घिरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब दोहरी झिल्ली से घिरे ये क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। कौन होता है? प्लास्टिड। दे प्ले इसेंशियल रोल्स इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट एंड पिगमेंट सिंथेसिस। ये क्या क्या करेंगे? ये प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और रंग प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर जो प्लास्टिड है मतलब लवक है, इसका जो ये टर्म था वो किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट आते हैं ई हैकल। ठीक है, कौन? ई हैकल गेव द टर्म प्लास्टिड। अगर पूछ लिया कि प्लास्टिड का टर्म किसने दिया था, तो ई हैकल ने ही सबसे पहले प्लास्टिड टर्म का यूज किया था। अब देखिए जो प्लास्टिड होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार में जैसे आपके आ जाते हैं, सबसे पहले हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहीं पर वो पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वहीं पर ही, मतलब क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होते हैं। फिर दूसरा आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, जो मेनली जो पौधे के कलर होते हैं, जैसे रेड हो गया, पंखुड़ी का कलर हो गया, फ्रूट का कलर हो गया, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक आता है लास्ट में ल्यूकोप्लास्ट, जहाँ पर स्टोरेज का काम होता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर 3 फंक्शन मेन होते हैं प्लास्टिड के। सबसे पहले होगा फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, जो क्लोरोप्लास्ट में होगा। देन उसके बाद आपका आता है क्रोमोप्लास्ट, वो जितने भी कलर हैं पौधों में वो उसके लिए सिर्फ हरे कलर को छोड़कर बाकी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? भंडारण होता है, वो स्टोरेज के काम आते हैं। अब बात करें अगर इनके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, तो देखिए ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। याद रखिएगा ये दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। एक आपका ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया, भी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी किस प्रकार का, उसमें जो ऑर्गेनेल्स था वो भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ ऑर्गेनेल्स होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कोशिकांग इसमें दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, या फिर ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, या नन ऑफ द एबव, या बोथ, ऐसे करके। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका प्लास्टिड है। अब देखिए प्लास्टिड में भी मेनली जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में ही डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनके पास खुद का मतलब स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, अब डीएनए आप जान ही रहे हैं, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब इनका
जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, मेक सम ऑफ दियर ओन प्रोटीन, इसीलिए ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। क्योंकि अब डीएनए है, मान लीजिए कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, तो उसमें राइबोसोम अगर पाए जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना खुद का प्रोटीन बनाएंगे। कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर बेस्ड ऑन दियर प्लांट्स नीड्स। मान लीजिए उन्होंने अपना खुद का प्रोटीन बनाया, जो भी बनाया वो क्या कर सकते हैं, उसको अपने आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता है तो प्रोटीन है, ऑयल की आवश्यकता है तो ऑयल में कन्वर्ट कर देंगे, फैट की आवश्यकता है तो फैट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए उनको एमाइलेज की आवश्यकता है तो एमाइलेज में उसको बदल देंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है क्या, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अभी मैंने बताया कि जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसी में ही एक पिगमेंट पाया जाता है, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। और उस पिगमेंट का क्या नाम होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो पौधे के हरे भाग होते हैं वहीं पर ये क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। और ये क्लोरोफिल का काम क्या है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेंगे। प्लस और क्या कर सकते हैं, और ग्रीन कलर जो होता है ये ग्रीन कलर भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये सारे पार्ट आपके, ये जितने भी फंक्शन है ये किसके हैं, क्लोरोप्लास्ट के। दूसरा आता है आपका क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्णी लवक। क्या बोलेंगे, वर्णी लवक। तो वर्णी लवक का मतलब होता है कि जितने भी पौधे में जो आप कलर देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पौधों में देखेंगे फ्रूट का कलर रेड हो गया, जैसे टमाटर हो गया रेड कलर हो गया, आपने मिर्च देखा होगा मिर्च का भी कलर रेड होता है, ठीक है। बस इसमें देखिए क्रोमोप्लास्ट में हरा कलर नहीं पाया था, मतलब ये हरे कलर के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होते, हरे कलर को छोड़कर ये सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आप पंखुड़ी का कलर देखेंगे तो ये सब किसके कारण होता है, ये सब इसी क्रोमोप्लास्ट के ही कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी मान लीजिए रेड कलर, मोस्टली क्या रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो तो हरे कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, उसका काम तो समझ में आ गया। क्रोमोप्लास्ट पौधों में जितने भी रंगीन पार्ट हैं ये उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो ल्यूको होता है, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, वाइट, वाइट कह सकते हैं या कलरलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या, कलरलेस। तो आप कहेंगे ये तो कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करता, फिर इसका क्या काम होता है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये जितने भी मतलब जो भोजन बनते हैं पौधों में, चाहे जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, एमाइलेज हो गया, जो भी चीज चाहे प्रोटीन हो गया, ये क्या करेंगे उन सबों का स्टोरेज करते हैं, मतलब उनका भंडारण करते हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, मतलब ये क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्या बोलेंगे, हरित लवक। तो अब हरित लवक जो टर्म है, टर्म क्लोरोप्लास्ट किसके द्वारा दिया गया, शिम्पर के द्वारा। याद रखिएगा साइंटिस्ट का जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे मैंने जरूर इंक्लूड किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसके साइंटिस्ट का, उसके वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है कि कौन इसकी खोज की थी या किसने टर्म दिया था। तो अगर टर्म की बात करें तो किसने ये टर्म दिया था, शिम्पर ने दिया था। इट कंटेन्स क्लोरोफिल दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। वो क्या करेगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। अब आप जानते हैं पौधे क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं।
अब आप और जो मनुष्य होते हैं वो भोजन नहीं बना सकते हैं। तो आप कहेंगे मैम ऐसी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम लोग के घर में भोजन नहीं बनता है, खाना बनता है। लेकिन देखिए जो पौधे होते हैं वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो खाना बना रहे हैं, कहने का ये मतलब जैसे मान लीजिए उनको ग्लूकोज का निर्माण करना है, प्रोटीन का निर्माण करना है, जो भी उनके लिए आवश्यकता होगी तो वो क्या करेंगे, वो खुद निर्माण करते हैं, ना कि किसी की सहायता से या कुछ उसको अलग से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है बस उसको कन्वर्ट कर, ऐसा नहीं करते, वो डायरेक्ट फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य तो हरे पौधे का यूज करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड जो भी उनको प्राप्त हो रहा है वो पौधों या एनिमल के स्रोत के द्वारा ही वो प्राप्त करते हैं। फिर उसको बस क्या करते हैं, बस उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको बस क्या कर रहे हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो खुद से उसका निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो पौधे, इसलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो दूसरों पे निर्भर है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, परपोष या हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, और पौधों को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार मनुष्य अपना भोजन जैसे मान लीजिए कन्वर्ट ही कर रहा है तो किचन में करता है ना, तो किचन में करेगा तो वो उसका रसोई घर हो गया जहाँ खाना उसका बन रहा है। तो इसी प्रकार प्लास्टिड में भी मेन जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या है, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि जितने भी पौधों में जो भी उसकी आवश्यकता है भोजन के लिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन, फैट, कुछ भी बन रहा है, वो सारा का सारा फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। मतलब मेन भोजन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। मतलब भोजन कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। तो जहाँ भोजन बनता है आप जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। मतलब क्या हो गया, कोशिका का रसोई घर। जिस प्रकार हमारे घर में रसोई घर होता है उसी प्रकार कोशिका का रसोई घर कौन है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्लोरोप्लास्ट ना देके अगर सिर्फ प्लास्टिड दिया रहे तो आप प्लास्टिड पे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड को भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी किचन ऑफ द सेल है। लेकिन अगर उसमें आपका कहीं क्लोरोप्लास्ट दिया है तो आपका सबसे मतलब सही आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मोस्टली हम क्लोरोप्लास्ट को ही बोलेंगे क्योंकि भोजन का निर्माण इसी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किचन ऑफ द सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट। तो इट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल, इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है यहाँ तक तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अभी मैंने बताया कि वैसे आप कह सकते हैं कि प्लास्टिड तो डबल मतलब मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन मेन उसमें कौन होता है, उसमें मेन ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपके जो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब देखिए दो हैं तो जाहिर सी बात है इसमें एक आउटर होगा और एक इनर लेयर होगा। दो मेम्ब्रेन होंगे कि नहीं होंगे, तो इसमें दो मेम्ब्रेन आप देखेंगे, जिसमें कि बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, बाहर वाले को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो बाहर वाला आपको दिख रहा है, और ये देन इसके बाद वाला क्या है, वो इनर मेम्ब्रेन है। अब देखिए इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होता है आपका वो क्या होता है, स्मूथ होता है एंड परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये छोटे अणुओं के लिए क्या होते हैं, पारगम्य होते हैं। मतलब जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे उपस्थित है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो एक कोशिका के ही अंदर तो उपस्थित है, मतलब प्लास्टिड के अंदर उपस्थित है। मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर प्लास्टिड है और प्लास्टिड में आपका ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्लास्टिड के जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको यहाँ पे अंदर आने के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मतलब परमिएबल होते हैं कि आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से, चाहे जो आए चाहे जो जाए। लेकिन अगर बात करें यहीं पर ये जो इनर वाला जो इनर है वो लेस परमिएबल है, या फिर कह सकते हैं इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल।
तो लेस परमिएबल का मतलब है जो उसकी आवश्यकता होगी वही उसको बस इसमें इंटर करने देगा, अदरवाइज किसी को इंटर करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी स्वार्थी नेचर के हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अणुओं की आवाजाही को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि अब क्या है, ये थोड़े से लेस परमिएबल है, तो उनको जिसकी आवश्यकता है उसी को जाने देंगे। नहीं कि फ्रीडम है, जिसकी मर्जी आए जिसकी मर्जी जाए, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, उनके आवाजाही मतलब उनके क्या होते हैं, उनके आवागमन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब देखिए जो इनर टू मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, मतलब अगर बात करें, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में ये आपका पहले आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इनर मेम्ब्रेन मान लीजिए हो गया। ठीक है, तो इसी में देखिए कि इनर टू मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं मैट्रिक्स, मतलब एक लिक्विड सबस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, ये 2 पोर्शन में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। अब देखिए ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जैसे सिक्के के ढेर जैसा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार जैसे लगेगा आपको, यहाँ पे कॉइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिक्के दिखाई देते हैं ना, सेम कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देंगे। तो देखिए अब इसमें जो आपको ये कॉइन वाले पोर्शन है, ये एक को अगर बात करें एक सिंगल सिक्के की या सिंगल कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। ठीक, इसको बोलेंगे थैलेकॉइड। लेकिन अगर बात करें ये पूरे ग्रुप को, मतलब ये पूरे जो ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड हैं, अगर पूरे स्ट्रक्चर को बोले, पूरे कॉइन के ग्रुप को बोले, पूरे थैलेकॉइड को मिलाकर क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, और आप ये जान ही रहे हैं ये क्या है, आपका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, अंदर वाले, इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब ये तो हो गया ग्रेना, जो आपके ये ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड है इनको तो हम बोलेंगे ग्रेना। लेकिन ये जो खाली वाले पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहे, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले जगह को बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखिए इनका काम क्या है, तो पहले आप ये जान लीजिए ग्रेना क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ग्रेना क्या है, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड। ठीक है, ये क्या है, थैलेकॉइड का ग्रुप होता है। ठीक है, और सिंगल सिक्के को, सिंगल कॉइन को क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए अब इसमें स्ट्रोमा और ग्रेना का काम क्या है, जो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब अब ये थोड़ी है कि सिर्फ दिन में ही होगा, सिर्फ फोटो के प्रेजेंस में होगा। इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट। मतलब अब क्या है, पौधे सिर्फ दिन में ही भोजन करेंगे, रात में नहीं करेंगे, रात में भी तो करेंगे ना, डार्क के समय में भी करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में आपको 2 तरह का रिएक्शन दिखाई देता है। 2 तरह का रिएक्शन, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पर होगा, ये इसी ग्रेना में ही क्या होता है, लाइट रिएक्शन। तो याद रखिएगा लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ग्रेना में, इन ग्रेना। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, इन स्ट्रोमा। तो जब भी प्रकाशिक क्रिया चलेगी, लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाशिक क्रिया कहाँ चलेगी, ग्रेना में चलेगी, और अप्रकाशिक क्रिया कहाँ पे चलेगी, स्ट्रोमा में चलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे क्लोरोप्लास्ट के। आगे चलते हैं पिगमेंट के बारे में।
पिगमेंट के बारे में देखते हैं। तो जो क्लोरोफिल है इसमें कुछ मतलब क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल, उसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। तो एक पाया जाता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पिगमेंट ऑफ, यहाँ पर क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इसके पिगमेंट को देखेंगे। अब इसके पिगमेंट को देखेंगे तो सबसे पहले आपका होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए का कुछ का देखिए जनरल फार्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो क्लोरोफिल की बात करें, और क्लोरोफिल में भी कौन सा क्लोरोफिल, ए, C55 मतलब कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, और देखिए सब में मैग्नीशियम कंटेन होंगे, मतलब सब में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार आप क्लोरोफिल बी का देख लीजिए, इसमें भी कार्बन 55 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 70 हो गया, और ऑक्सीजन 6 है आपका, 6, और नाइट्रोजन 4 है, और मैग्नीशियम। सी में भी देखिए कार्बन 35 है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया 32, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल डी का कार्बन 54, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम। और एक आपका होता है कैरोटीन और एक होता है जैंथोफिल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड, ठीक है, ये क्या है, कैरोटेनॉइड है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम इतनी स्ट्रक्चर की जरूरत क्या थी, ठीक है, मतलब इतने टाइप के क्लोरोफिल को बताने की क्या आवश्यकता है। तो आप अभी तक पढ़े होंगे, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि पौधे का जो हमको हरा कलर दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो आपका एक ही आंसर होगा, आप तुरंत कहेंगे क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन अब ये थोड़ी है कि हर क्लोरोफिल के कारण, आज से आप याद रखिएगा इसमें जो क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, यही पौधों के जो हरे कलर होते हैं ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नहीं है कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो पौधा हरा होगा, सी प्रेजेंट है तो पौधा हरा होगा, डी प्रेजेंट है पौधा हरा होगा, ऐसा नहीं है। अगर जिस पौधे में क्लोरोफिल बी एब्सेंट है तो मान के चलिए वो पौधा कैसा है, वो हरा होगा, लेकिन अगर क्लोरोफिल बी एब्सेंट है तो वो पौधा हरा नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, आप पढ़े होंगे एल्गी जान रहे हैं, शैवाल, तो शैवाल में भी देखिए कई कैटेगरी हैं, आप पढ़े होंगे मतलब कई मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरोफाइसी के मेंबर हो गए, तो क्लोरोफाइसी में ही सिर्फ आप देखेंगे क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, बाकी ए बी सी तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली सिर्फ क्लोरोफाइसी बी, मतलब क्लोरोफाइसी के मेंबर में ही सिर्फ आपको बी देखने को मिलेगा। बाकी आप फियोफाइसी देख लीजिएगा, जैंथोफाइसी देख लीजिएगा, मिक्सोफाइसी देख लीजिएगा, किसी में भी, या आप रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी में देख लीजिएगा, वहां पर आपको क्लोरोफिल बी एब्सेंट दिखाई देगा, जो कि वो भी क्या है, एक पौधा ही है ना, लेकिन वहां पर क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, इसीलिए वो पौधे हरे नहीं दिखाई देते हैं। जैसे फियोफाइसी हो गया, वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है, इसलिए उसको ब्राउन एल्गी कहते हैं। रोडोफाइसी का रेड कलर दिखाई देता है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, आपके रेड एल्गी हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वहां पे कौन सा पिगमेंट एब्सेंट होता है, तो याद रखिएगा यही क्लोरोफिल बी। तो पौधे का जो मेन हरा कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, इसी क्लोरोफिल बी के कारण। बाकी सारे के क्लोरोफिल जितने भी ए हैं, सी हैं, डी हैं, बाकी पौधों में प्रेजेंट होते हैं। एल्गी में भी सारे जितने मोस्टली जितनी भी एल्गी हैं लगभग ए और सी तो प्रेजेंट हैं, सब में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो हरे नहीं दिखाई देते सिर्फ क्लोरोफाइसी को छोड़कर, क्योंकि वहां पर क्या नहीं उपस्थित है, यही क्लोरोफिल बी। इसीलिए आप क्लोरोफिल बी का फार्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, ठीक है। देन इन सबों के, क्योंकि पौधे का आज से याद रखिएगा कि पौधे का जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल बी के कारण होता है। सिर्फ क्लोरोफिल नहीं कहेंगे, क्लोरोफिल तो सारे क्लोरोफिल आ जाएंगे, लेकिन अगर बी प्रेजेंट है तभी वो पौधा हरा दिखाई देगा। इसलिए जितने भी हायर प्लांट हैं, जितने भी बड़े बड़े पौधे हैं, ट्री हैं, उसमें आप देखेंगे उसमें क्लोरोफिल बी जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज से याद रखिएगा कि किसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं, क्लोरोफिल बी के कारण। तो ये हो गए क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा पिगमेंट पढ़ेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है, अभी मैंने बताया था कि क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन फाउंड इन प्लांट्स, मतलब क्रोमोप्लास्ट पौधों में पाया जाने वाला रंगीन प्लास्टिड होते हैं, और
किसको छोड़कर? सिर्फ हरे कलर को छोड़कर। हरे कलर के लिए कौन है? क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में भी कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल बी, ठीक है। दे कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, जैंथोफिल। देखिए इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? आपके क्रोमोप्लास्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्डी लवक। तो इसमें क्या पाए जाएंगे? कैरोटीन पाए जाते हैं, जैंथोफिल पाए जाते हैं, लाइकोपिन पाए जाते हैं, ठीक है। विच गिव येलो, जो क्या क्या दे सकते हैं? जैसे कैरोटीन हो गया, येलो कलर दे दिया, जैंथोफिल ऑरेंज, रेड, ठीक है, कलर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं? इनमें कैरोटीन, जैंथोफिल और लाइकोपिन जैसी रंजक होते हैं जो पौधों के अंगों को पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये कैसा पिगमेंट है? ये कलर्ड पिगमेंट है। पौधों में जैसे आप टमाटर देखे होंगे तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण। जो आप लाल मिर्च देखते हैं उसमें भी इसी क्रोमोप्लास्ट के ही कारण उसका कलर क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्रोमोप्लास्ट। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर एंड हेल्पिंग इन सीड डिस्पर्सल। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए अब ये कलर पिगमेंट है, आप जान रहे हैं, ठीक है, कलर्ड पिगमेंट है। तो अब जो पौधे होते हैं, पौधों में जो फ्लावर, फूल जो होते हैं, उसमें आप जानते हैं कि जब जनन होगा तो जनन किसकी वजह से होगा? पॉलिनेशन के वजह से, मतलब उनका परागकण, मतलब एक फूल का परागकण दूसरे पे जाएगा तो किसके द्वारा होता है? चाहे इंसेक्ट के द्वारा हो, मतलब मोस्टली इंसेक्ट के ही द्वारा आप देखेंगे। तो जब वो कीड़े मकोड़ों के द्वारा जब होगा तो क्या होगा? उनके पैर में चिपकेगा। लेकिन कैसे चिपकेगा? जब उस कलर को देख के अट्रैक्ट होंगे। तो जो पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उन्हीं को बोलते हैं पॉलिनेटर। पॉलिनेटर मतलब क्या बोलेंगे उनको? परागकण करता, मतलब परागण करता। जो परागण करवाएंगे उन्हीं को बोलेंगे परागण करता। जैसे मान लीजिए इंसेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? अब फूलों को देखेंगे, आकर्षित होंगे। तो आकर्षण इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा है ना। अब जब वो आकर्षित होंगे तभी ना वो उस फ्लावर पे आकर बैठेंगे। और जब उस फ्लावर पे बैठेंगे फिर उनको दूसरा पौधा अच्छा लगा, दूसरा फूल अच्छा लगा, तो जाके उस पर बैठ जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है? फूलों में परागण हो जाता है। इसीलिए वो उसमें भी, परागण में भी क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट के ही कारण, क्रोमोप्लास्ट की ही देन है कि जो पौधों में हम परागण देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ कहाँ पे। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टोमेटो में, क्योंकि आपको यहाँ पे तीनों तरह के प्लास्टिड दिखाई देंगे। तीनों का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप जो उसका यंग ओवरी देखेंगे, ठीक है। कभी आप टमाटर देखिएगा जब इमैच्योर रहेगा, मतलब मैच्योर नहीं हुआ रहेगा, तो उसको आप जब बीच से कट करेंगे तो उसका जब ओवरी देखेंगे तो वो कलरलेस दिखाई देता है। ब्रूड उसका देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? कलरलेस, मतलब वाइट, थोड़ा कोई कलर नहीं दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखाई देगा। तो उस समय कौन सा वहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? तो उस समय प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। फिर यंग फ्रूट जब देखेंगे, यंग फ्रूट आप देखे होंगे जब टमाटर हरे हरे कलर का दिखाई देता है, ठीक है। देखते हैं ना, जब शुरू में पहले टमाटर जब बढ़ता है तो पहले क्या होता है? पहले वो हरे कलर का ही तो दिखाई देता है। जब हरे कलर का दिखाई देगा तो वहां पे कौन सा प्लास्टिड होगा? तो वहां पे होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देन फिर वही टमाटर मैच्योर होता है, मतलब पक जाता है, तो क्या होता है? रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर यही किसके वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो यहाँ पे आप तीनों तरह के कलर देखेंगे टमाटर में, ठीक है। अगर यहीं पे आप कैरेट में देख लीजिए तो आप जान रहे हैं कैरेट का हम क्या खाते हैं? कैरेट का रूट ही तो खाते हैं। तो शुरू में तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, कलरलेस होगा, लेकिन बाद में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। बाद में आप देखेंगे रेड या ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये क्या है? अनराइप फ्रूट है टमाटर का, टोमेटो है। आप देख रहे हैं अनराइप है तो हरे कलर का है, जब ये मैच्योर हो गया तो ये राइप फ्रूट हो गया, ठीक है। अब इनके आप पिगमेंट देख लीजिए। अब जब अनराइप है तो कौन सा पिगमेंट यहाँ पे उपस्थित है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। और उसका नाम क्या होगा? जो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट है तो कौन सा है? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो प्लास्टिड है, मतलब अगर अनराइप फ्रूट, मतलब टोमेटो के अनराइप फ्रूट की बात कर ले तो याद रखिएगा वहां पे अगर पूछ लिया कौन सा प्लास्टिड उपस्थित है तो आपका आंसर होगा
क्लोरोप्लास्ट। लेकिन पूछ लिया कौन सा पिगमेंट उपस्थित है, तो क्लोरोफिल। ऐसे ही आप यहाँ पर देख लीजिएगा ड्राई फ्रूट में, तो इसमें क्या होगा, अगर प्लास्टिड की बात करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट, लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया कौन सा पिगमेंट है तो कैरोटेनॉइड। कौन सा पिगमेंट, कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पिगमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब आपको क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका प्लास्टिड का लास्ट टाइप है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। ठीक है, जहां पर कोई भी कलर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आप ही कहेंगे जब ये कोई काम ही नहीं, कोई कलर ही नहीं, मतलब कोई कलर ही नहीं शो कर रहा, तो इसका काम ही क्या है। तो इसका काम है कि जितना भी भोजन बन रहा है, वो चाहे लिपिड हो गया, फैट हो गया, ऑयल या एमाइलेज, सबका क्या करते हैं, ये उनका संचयन करते हैं, मतलब उनका भंडारण करते हैं। जिसकी आवश्यकता होगी क्या करेंगे, उसको सेव कर लेंगे, उसको सुरक्षित कर लेंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिसकी जैसी आवश्यकता है हम क्या करते हैं, उनका स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज करके जैसी आवश्यकता यूज करते हैं, बाकी फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो सेम इसमें भी क्या होगा कि जैसे जिसकी आवश्यकता होगी जिस भोजन की, उसको क्या करेंगे, ये संग्रहित करते हैं, मतलब उनको स्टोर करने का काम करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट आर ए टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड मेनली इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मतलब जहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा उसी उतक में ये पाए जाते हैं। सच एज कहाँ पर, रूट्स में। आप जानते हैं रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ पौधों के हरे भाग में होता है। ठीक है, फिर सीड्स में भी नहीं होता है, एंड ट्यूबर्स में भी नहीं होता है। तो ये हो गए आपके अवर्णी लवक। दे आर कलरलेस प्लास्टिड। अब मैंने बताया कि ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट या कलरलेस या ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। दैट आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब ये क्या होता है, ये रंगहीन होते हैं और मुख्य रूप से पोषक तत्वों के भंडारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अब इसी पोषक तत्वों के भंडारण के सहायक के रूप में इसीलिए इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट को, तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है क्या, एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट, या इसी को बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। नाम जरूर याद रखिएगा, एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। अब देखिए प्रोटीन से ही समझ में आ गया होगा ये किसका स्टोरेज करेंगे, प्रोटीन का। तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का भंडारण करते हैं। ठीक है, फिर इनका दूसरा टाइप क्या है, इलायोप्लास्ट। क्या है, इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट में इसी को और नाम से जानते हैं, ओलियोसोम्स। याद रखिएगा, इलायोप्लास्ट को और क्या बोलते हैं, ओलियोसोम्स। ये क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ये क्या करेंगे, वसा और तेल का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम ही पड़ गया ओलियोसोम, ओलियो ऑयल समझ लीजिएगा। तीसरा है एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट है तो ये किसका स्टोरेज करेंगे, स्टार्च का। ठीक है, एमाइलो किससे मतलब वो किससे मतलब संबंधित होता है, स्टार्च से। तो स्टोरेज ऑफ स्टार्च, मतलब ये क्या करेंगे, स्टार्च का भंडारण करेंगे। तो ये काम हो गया किसका, कहाँ चला गया, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्या, लाइसोसोम। मतलब यहाँ पे आपका प्लास्टिड खत्म होता है। अब अगला टॉपिक है क्या, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या होता है, तो जो लाइसोसोम है, तो जो एक आपका जो सेल होता है, कोशिका, इसी में आप देखेंगे एक छोटा सा कोशिकांग उपस्थित होता है, जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मतलब इसके अंदर, उसका डाइजेशन करते हैं। तो इसी को ही हम बोलते हैं लाइसोसोम। इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। और याद रखिएगा लाइसोसोम में क्या उपस्थित होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय। अब लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन डी दुवे ने। मतलब क्रिश्चियन डी दुवे को ही लाइसोसोम की खोज का क्या करते हैं, श्रेय दिया जाता है। इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। दैट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब सेल के अंदर ये डाइजेशन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड द सुसाइड बैग्स।
ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं? इन्हें कोशिका का आत्महत्या थैला या आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताइए? आत्महत्या का मतलब क्या होता है? खुदकुशी। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? खुदकुशी करना। तो खुदकुशी कैसे कर रहा है? जैसे मान लीजिए अपना सपोज दैट मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, तो आप जान रहे हैं अमाशय में HCl बन रहा है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? पाचन करता है। अमाशय में जो भी भोजन आया तो क्या करेंगे? उसका पाचन करेंगे, ठीक है? लेकिन मान लीजिए यही HCl अगर उस अमाशय से बाहर निकलकर वो बाकी जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है उनका अगर पाचन करने लगे, मतलब उनको नष्ट करने लगे, जैसे मान लीजिए लीवर को कर दिए क्षति, ठीक है? लीवर को क्षति कर दिए, किडनी को कर दिए, आंत को कर दिए, तो इस तरह से क्या होगा? हमारे शरीर को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं वो अपना खुद का धीरे धीरे डैमेज कर रहे हैं। तो उसी प्रकार कुछ इसका भी काम होता है। जो लाइसोसोम होता है, ये जो इसमें सेल में जो लाइसोसोम उपस्थित है वो क्या करेगा? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है? तो एक समय ये ऐसा होगा कि ये डाइजेशन करते करते, ठीक है, मान लीजिए इसमें अब उसको कोई ऑर्गेनेल्स नहीं बचे जिसको उसको डाइजेशन करना है, तो ये एक समय ऐसा आएगा ये लाइसोसोम क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, फट जाएंगे, और जितने भी इसके एंजाइम है वो कहाँ आ जाएंगे? इस सेल के अंदर आ जाएंगे, मतलब सेल के मतलब इस लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम है इस लाइसोसोम से बाहर आ जाएंगे। अब जब बाहर आएंगे तो इसके आसपास और भी इस सेल में तो ऑर्गेनेल्स उपस्थित हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्गी बॉडी है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ भी जो भी इसके आसपास जितने भी ऑर्गेनेल्स है उनका धीरे धीरे फिर डाइजेशन करने लगे। सबसे पहले तो लाइसोसोम क्या ऑर्गेनेल्स को करेगा, फिर उसके बाद जब बस्ट हो जाएगा तो वो एंजाइम बाहर जैसे ही निकलेंगे तो अपने आसपास इस कोशिका में जितने भी उपस्थित ऑर्गेनेल्स हैं धीरे धीरे करके सबका क्या करेगा? भक्षण करेगा, मतलब सबको नष्ट कर देगा। अब जब नष्ट करेगा तो जब आप सारे सेल का मतलब सारे कोशिकांग का जब वो नष्ट कर दिया सबको, तो क्या वो खुद बचेगा? नहीं ना बचेगा, तो वो क्या होगा? इसीलिए वो धीरे धीरे खुद ही डेड हो जाता है, क्योंकि उसको अब कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे लाइसोसोम की डेथ हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। और इसीलिए देखिए लाइसोसोम को सफाई कर्मी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब क्या करता है? ये पूरे सेल की सफाई कर दिया ना, जितने भी ऑर्गेनेल्स है सबको नष्ट कर दिया, सबको खत्म कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सफाई कर्मी, क्योंकि पूरे सेल की क्या कर दिया? सफाई कर दिया, ठीक है? तो अब समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा? जितनी भी अपने नजदीक के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स को पाएगा वो सबको क्या करेगा? सबको नष्ट कर देगा, मतलब सबका डाइजेशन कर डालता है धीरे धीरे। तो इसका फंक्शन देख लीजिए लाइसोसोम का, डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट। ये क्या करेगा? लाइसोसोम कोश के अपशिष्टों का पाचन करता है, क्योंकि सबसे पहला तो काम यही है ना कि कोश के अपशिष्टों का पाचन किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बाकी का पाचन करने लगता है। फिर दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब जितने भी हानिकारक जीवाणु और विषाणु हैं उनका क्या करते हैं? ये नाश कर देता है, उनका भक्षण करता है। ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड और डैमेज ऑर्गेनेल्स, मतलब जितने भी पुराने या क्षतिग्रस्त कोशिकांग है उनका क्या करता है? विघटन करता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट करके उनको खत्म कर देता है जितने भी डेड सेल होते हैं। हेल्प इन सेल डेथ, जिसको क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस, मतलब कोशिका की मृत्यु, ठीक है, में भी ये क्या करते हैं? सहयोग होते हैं। तो कोशिका की मृत्यु करते हैं ना, जब उसके सारे ऑर्गन को खा जाएगा तो कहाँ सेल बचेगा? तो इसीलिए उसके भी क्या करता है? उसके मृत्यु में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।